हाँ, काफी मेहनत करते हो यार तुम। चलो देखो, हम लोग बात कर लिए थे इन जीएसटीए के रिटर्न पर, है ना। हम लोग पढ़े थे, चैप्टर क्या था, रिटर्न जीएसटी का। ठीक है, अभी तुमको इनकम टैक्स में भी रिटर्न पढ़ना है। ठीक है, तो अभी ये रिटर्न की मैं बात कर रहा था, इसमें टोटल 11 रिटर्न पढ़े हम लोग। ठीक है, अब एक बार देखो इसमें क्या मैनर, क्या इंफॉर्मेशन, ये सारी बात हम लोग बता दिए थे, है ना। इसमें देखो 3 कॉलम 4 कॉलम बना था, एक में रिटर्न का फॉर्म था, दूसरे में पर्टिकुलर था, फ्रीक्वेंसी थी, मतलब कब कब भरा जाएगा, है ना। जैसे जीएसटीआर 1 है मंथली है, 2 भी मंथली है, 3 भी मंथली है। ठीक है, बट ये अलग अलग, ये आउटवर्ड सप्लाई के लिए था, ये इनवर्ड सप्लाई के लिए है। ये दोनों का क्या है, फाइनलाइजेशन कर रहा था। ये क्या था आपका, सिंपल रिटर्न है। ठीक है, मंथली था, भी जीएसटीआर 4 क्या है, क्वार्टरली है। तो ये सब बात इसमें बताई गई थी आपको, है ना। देखो यहां पर एक बात लिखी गई है, पढ़िए इसको। ठीक है भाई, ड्यू डेट है ये, फॉर्म जीएसटीआर 1। क्या कह रहा है ये, किताब तो लिए हैं कुछ लोग, पढ़ रहे हैं कि नहीं। नैनी घूमने से काम नहीं बनने वाला है, कुंभ मेला संतों के लिए है, अभी तुम्हारी उम्र संतों वाली नहीं है, ध्यान रखना तुम लोग। देखो फॉर जीएसटीआर 1 फॉर द क्वार्टरली मंथली, ठीक है, इधर ध्यान। और इसकी ड्यू डेट क्या है, ठीक है। पहले में लिखा है अक्टूबर 2020 टू दिसंबर 2020, अक्टूबर 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक का, कब कब था, जनवरी 21 से मार्च 21 का, 13 अप्रैल 2021 था। अक्टूबर 20 का, तो ये क्या है आपका ओल्ड डेटा है। आप क्या करोगे, किताब नहीं लिए हो, बताओ भाई, किताब कहां है आप लोग की। इसका नया डेटा आप निकाल लेंगे, ठीक है ना, ज्यादा चेंज नहीं है। ये ड्यू डेट है फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B का, ठीक है ना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना। कब कब कैसे कैसे होगा, टर्नओवर जब इतना है, जब इतना है, ठीक है। तो ये सब बात अभी धीरे धीरे करेंगे हम लोग। आओ, अभी हम लोग का जो क्लास रहेगा यहां से रहेगा, जीएसटीआर 1 पर बात करेंगे पूरा डिटेल में। क्या कह रहा है ये, फर्निशिंग डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, पहली बात हम लोग यही करे थे ना, रिटर्न जब फल रहा था पहला क्या था हमारा, आउटवर्ड सप्लाई। क्या डिटेल्स है, पॉइंट नंबर 1 पढ़ेंगे इसमें। सेक्शन 37 है, रिलेटेड टू फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई बाय द सप्लायर। आउटवर्ड सप्लाई का मतलब क्या है, तुम लोग पढ़े होगे ट्रेडिंग एंड पीएल और बैलेंस शीट, याद होगा तुम लोग को, क्या पढ़े थे उसमें। उसमें एक पढ़ते थे कैरिज इनवर्ड, एक पढ़ते थे कैरिज आउटवर्ड। इनवर्ड का मतलब क्या था, कहां आती है, कंपनी के अंदर। आउटवर्ड कब था, मतलब जब कस्टमर के पास पहुंच रहा है। आउटवर्ड का मतलब यहां पर क्या हो गया, आपने सामान किसको भेज दिया है, कस्टमर को, ठीक है। कह रहा है ए में, क्या कह रहा है ये, a return of outward supply under this section should be furnished by every registered taxable person। ये कौन फिल करेगा, जितने भी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है, एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग पर्सन नेमली, लेकिन ये नहीं भरेंगे। कौन नहीं भरेगा, आईएसडी, आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर नहीं भरेगा, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं भरेगा। ऐसा पर्सन जो क्या है, नॉन रेजिडेंट मतलब इंडिया का, और वो क्या है,
टैक्सेबल पर्सन। अब पर्सन पेइंग टैक्स, पर्सन क्या कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसके लिए है, कंपोजिशन लेवी के लिए। कंपोजिशन लेवी किसके लिए बात करता है, स्मॉल टैक्स पेयर के लिए बात करेगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए भैया। चौथा, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 51। 51 किसका है, टीडीएस का है। टीडीएस का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। फिर पढ़ोगे, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 52। 52 किसके लिए, टीसीएस के लिए, कलेक्शन एट द सोर्स है। वो क्या था, डिडक्शन, ये क्या है, कलेक्शन। ठीक है, आगे, अ पर्सन रेफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, पर्सन प्रोवाइडिंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विस। ठीक है ना, तो ध्यान रखोगे 6 लोग को छोड़कर आउटवर्ड सप्लाई का जो है डॉक्यूमेंट कौन मेंटेन करेंगे, लोग मेंटेन करेंगे। अब मंथली रिटर्न जीएसटीआर1 नीड टू बी फाइल्ड बाय द टैक्सेबल पर्सन। कौन फाइल करेगा इसको, आपको पता है, टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, फिर एक्सेप्ट इनपुट सर्विस प्रोवाइडर एंड पर्सन अंडर कंपोजिशन, अभी जो तुमने पढ़ा उन सबको छोड़। ठीक है, फिर ये यही सारी बात इसने फिर से लिख दिया है। अब एक बात ध्यान रखोगे, 51 इसमें डिटेल होगी किसकी, आउटवर्ड सप्लाई की। और ध्यान रखोगे इसमें इंक्लूड, आउटवर्ड सप्लाई में इंक्लूड है आपकी जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेट सप्लाई में आपको ने पढ़ाया था 0, 1, 2, 3, 4 और 5%, सब परसेंट है। फिर ध्यान रखोगे और क्या चीज है इसमें, इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। रिटर्न ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड एक्सपोर्ट मेड along with relevant debit credit note or supplementary invoice for the month by 10th of succeeding month। कब फिल करोगे, अगले महीने की 10 तारीख। ये सारे डॉक्यूमेंट कब फिल करेंगे, अगले महीने के 10 तारीख। द डिटेल अबाउट आउटवर्ड सप्लाई अलॉन्ग विद डेबिट क्रेडिट नोट, सामान वामान का वापसी होता है खरीदे हो तो, है ना, तो वापसी में क्या होगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट बनता है। shall be communicated to the corresponding purchasing taxpayer with prescribed time as to be enable them to file return or inward supply। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। कितने पॉइंट है इसमें टोटल, बहुत ज्यादा, 13। थर्ड पढ़िए, इसका कोई बहुत खासा रिक्वायरमेंट है नहीं तुम्हारे में, लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो तुम्हारे पास मैटर रहेंगे क्या क्या लिखना है वहां पर। ठीक है, हो गया बेटा। क्या बोला इसने, इन केस ऑफ एनी एरर, कोई गलती हो गई, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स दैट रिमेन अनमैच विथ मंथली रिटर्न, जो मंथली रिटर्न से मैच नहीं किया, JCR3B द सेम मस्ट बी रेक्टिफाइड द मंथली इनकम टू द नोटिस, है ना, एंड द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट पेमेंट और रिफंड क्लेम मस्ट बी मेड अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करोगे, शॉर्ट नोटिस रहेगा, जो भी चीजें आपको सही करानी है या आपको कोई रिफंड कराना है, ठीक है, आप उससे काम करेंगे। हाउएवर नो रेक्टिफिकेशन इज अलाउड आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न, लेकिन रिटर्न के फाइल कराने के पहले आपको जो भी चेंज करने कर लो, रिटर्न फाइल होने के बाद आप नहीं पाए। जैसे अगर तुम देखो इनकम टैक्स में गवर्नमेंट ने क्या बोला, तुम लेट रिटर्न भर सकते हो,
लेकिन 1,000 रुपए क्या लगेगी? अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख तक शो करना है तो क्या लगेगा? 1,000 पेनल्टी लगेगी। भारत की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो 5 लाख के अंदर ही है। बदले में इंडियन गवर्नमेंट को बहुत हैवी रेवेन्यू जनरेट हुई। हर आदमी को लोन लेना है, रिटर्न फाइल कराना है, और 1,000 रुपए कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं। समझ गए नहीं? हैवी रेवेन्यू जनरेट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखो। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? बुद्धि लगा दिया। अभी भी है, लेट रिटर्न फाइल करो, 5 लाख तक है, 1,000 बस। आदमी क्या लग रहा है? बहुत दिन हो गया, भर दो ना, 1,000 लगेगा, कौन बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, रिटर्न आप क्या करोगे? फाइल करते ही हो। ठीक है, कब करोगे बताइए भैया? रिटर्न फाइल करने के अगले महीने सितंबर। ठीक है, जो भी फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो रहा हो, विच सच डिटेल प्रिटेन और फाइलिंग टू द रिलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर, दोनों में जो पहले होगा। बात समझ में आ रही नहीं? मतलब आप जरूरी नहीं कि तुम 10 सितंबर का इंतजार करो कि आएगा। जैसे हम लोग का आदत क्या है, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है लास्ट डेट, फीस जमा करना है लास्ट डेट, तो जरूरी नहीं ना लास्ट डेट को ही सारा काम, उसके पहले या लास्ट डेट दोनों में जो पहले होगा उसके पहले आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4 पढ़ोगे, रेक्टिफिकेशन ड्यू टू एरर ओमिशन रिटर्न इज पॉसिबल ओनली बिफोर फाइलिंग द रिटर्न ऑफ सितंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर और बिफोर फाइलिंग द एनुअल रिटर्न विचएवर अर्लियर। जो गलती है उनको आप सुधार सकते हो कब? जब सितंबर में आप रिटर्न फाइल करते हो, उसके पहले जब तुमने फाइल किया हो, दोनों में जो पहले हो। पांचवा, डिटेल ऑफ इनवॉइस की बात कर रहा है जीएसटीआर, रिक्वायर्ड एवरी डिटेल और एवरी इनवॉइस इन केस ऑफ बी टू बी का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। सिमिलरली प्रोविजन प्रिवेंस इन द वेट रिटर्न ऑफ वेरियस स्टेट सम आइडिया कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ठीक है, तो ये सब बातें आपको क्या करनी है? जीएसटीआर रिक्वायर कर डिटेल किसका? बी टू बी का, बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजेक्शन है, ये सब इनवॉइस को विथ बैट के साथ आपको क्या करना है? सारे प्रोविजन फुलफिल करने हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 क्या? मिसमैच ऑफ डिटेल। अगर कोई मिसमैच है तो क्या करोगे उसको? सप्लायर और रिसीवर, ठीक है, लिखा है ना जीएसटी लॉ 6 मैचिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, दोनों क्या करेंगे? कौन कौन? रिसीवर है, सप्लायर, अपने अपने डॉक्यूमेंट को बैठेंगे और मैच करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद आईटीसी, इन केस ऑफ मिसमैच एंड वेयर द सप्लायर हैज नॉट मेड द टैक्स पेमेंट द आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड टू द अदर पार्टी। है ना, अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगा तो आपको आईटीसी अलाउ नहीं होगी। हाउएवर दिस प्रोविजन डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट रिग। ठीक है ना, करंट रिग में अभी प्रोविजन अप्लाई, क्योंकि इस पे अमेंडमेंट कर दिया गवर्नमेंट ने। बोला ना थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होगा तो आप किसी जीएस वो आरटीसी नहीं मार सकते। ठीक है, फिर पढ़िए 8 9 10 11 12 13। आराम आराम से पढ़ो, जितनी भी किताब पढ़ोगे उतने ज्यादा मैटर रहेंगे, उतने ज्यादा चीजें आप वहां पर लिख सकते हो। ठीक है, और अब इस महीने थोड़ा कायदे से पढ़ना। ठीक है, राय क्या बोला 8वां पॉइंट? The registered person shall not be allowed to furnish any detail of outward supply during the period from the 11th day of the 15th day of the month succeeding the tax period। क्या मतलब हुआ? क्या निकला? बताइए भाई।
आप आउटवर्ड सप्लाई की कोई भी डिटेल फर्निश नहीं कर सकते हो। कब नहीं कर सकते हो? 10 तारीख तक बोला है ना, 11वें दिन तुम फाइल कर रहे हो। एडमिशन की डेट 10 जनवरी तक है, 11 जनवरी को अपना मुंह उठा पहुंच जाओगे। यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए बैठी रहेगी क्या? कौन हो तुम? स्टूडेंट हो तो उसका क्या एक डिसिप्लिन है, माइनर है, ठीक है, आप उसमें रहे। उस तरह यहां पर भी है, ठीक है ना। अगर 11वें दिन से लेके 15वें दिन तक जो अगला मंथ है कुछ भी करोगे तो कुछ, उसके बाद करोगे तो अगले महीने में चला जाएगा। दिस implies that the filing portal may not be available for the person filing the return of outward supply during the above set date। ठीक, तो ध्यान रखो, अगर उस डेट को आप करोगे तो क्या मान लिया जाएगा, आपने अगला रिटर्न दे। 9वां, लेट फाइलिंग में क्या क्या डिटेल है? द पर्सन हु डिफॉल्ट सेल पे अ सम ऑफ ₹100 फॉर एवरी डे ऑफ कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टू ₹5,000। तुमने डिफॉल्ट कर दिया, रिटर्न फाइल कर रहे थे, गर्लफ्रेंड का फोन आ गया, बिजी हो गए, है ना, तो कितना लगेगा? मैक्सिमम ₹100 पर डे। ये फाइन मैक्सिमम कितना जा सकता है? अगर ₹100 पे कर एक दिन का, 50 दिन का 5,000 हो गया। वो क्या नाम है, ऋतिक, इसने 60 दिन का डिले कर दिया, तब भी इसको कितना देना है? 5। 50 दिन का किए, 45 का किए, कितना देना है? ₹4500। मतलब ये फाइन 5,000 के ऊपर नहीं। बात समझ में आ रहा है आपके? द कमिश्नर इज empowered टू नोटिफाइड any extension to due date of filing for any class or person beyond the 10th of succeeding month with reason to be recorded in writing। लेकिन कमिश्नर के पास पावर है, वो चाहे तुमको अपने नोटिफिकेशन में लिख के दे सकता है। जैसे कोरोना आया था ना, रिटर्न का डेट बढ़ता गया, 1 साल 1.5 साल बढ़ गया था। कोरोना पहले रिटर्न का डेट बढ़ने का कोई प्रोविजन था ही नहीं। उसी के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इतना बढ़ा दिया। अब तो स्कॉलरशिप का डेट 20 था, फरवरी, जनवरी, दिसंबर 30 हो गया, 15 जनवरी हो गया। ठीक है, लेकिन आपको रीजन कैसे देना है? लिखित। 11वां पढ़ो। चलो 10 लिख देना बहुत है, ज्यादा ना लिखो, एग्जामिनर कंफ्यूज जाएगा, उसको तुमसे कम उसको आ रहा है। चलो JCR 2 पढ़ो। आगे बढ़े, क्या बोला इसने? JSTR 2 फर्निश डिटेल इन किससे रिलेटेड है? सेक्शन 38 रिलेटेड टू फर्निश ऑफ डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई बाय द रिसिपिएंट। मंथली रिटर्न JSTR 2 will be required to file by the taxpayer giving detail in, डिटेल किसका दे रहा है इसमें? इनवर्ड सप्लाई का। फिर रिलेवेंट डेबिट क्रेडिट नोट के साथ द डिटेल JSTR 2 विथ मोस्टली बी ऑटो पॉपुलेटेड फ्रॉम JSTR 1। उस दिन जब हम लोग पढ़े थे बताए थे ना, डेटा जो JSTR 1 में है उसी से क्या हो जाएगा, ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा।
ऑफ काउंटर पार्टी मेकिंग सप्लाई, किसके थ्रू, जो सप्लाई दिए। द ऑटो पॉपुलेटेड डिटेल कैन बी मोडिफाइड, वैलिडेटेड, डिलीटेड एंड एडिटेड या एडिशनल इनवॉइस और डेबिट क्रेडिट नोट कैन ऑल्सो बी एडेड इन केस ऑफ सच डिटेल आर मिस्ड आउट बाय सप्लायर। तो अगर उसमें अगर आप पॉपुलेट हो रहा है, कुछ भी चीजें मिस हो जा रही है, कभी कभी देखते ना फॉर्म भराओ, ईमेल आईडी की वजह से नहीं ले रहा है या किसी की वजह से नहीं ले रहा है ना, तो नया उसमें करते तो आप उसी तरह ये भी कह रहा है कि आप उसमें जो चेंज करना चाहो कर सकते, ठीक है। क्योंकि देखो ऑटो पॉपुलेटेड क्यों किया गया, क्योंकि देखो आदमी जो काम करने वाले सब याद रख के नहीं चल सकता है। जो छोटे छोटे लोग डीलर हैं या सप्लायर है, वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना काम स्वयं कर ले रहे हैं, है ना। इससे क्या हो जा रहा है, उनको बचत भी हो जा रहा है, क्योंकि एक आदमी अगर रखोगे तो सालाना कम से कम 5-6 हजार रुपए लेगा, सालाना कह रहे मंथली, सालाना तो देखने भी नहीं आएगा तुम्हारी तरफ, है कि नहीं। फिर द टैक्सेबल पर्सन शैल फाइल द डिटेल ऑफ इनवर्ड सप्लाई इंक्लूडिंग दोज अंडर रिवर्स चार्ज एंड आईजीएसटी विथ रिलेवेंट डेबिट क्रेडिट नोट विद इन 15 ऑफ सक्सीडिंग मंथ। कब भरा जाएगा ये, अगले महीने के 15वीं तारीख को, ठीक है। कब तक, जब तक कि इस डेट को कौन ना बढ़ा दे, बोर्ड या कमिश्नर ना बढ़ा दे, ठीक है। तो जो बात उस टेबल में तुमको पढ़ाई गई उसी बात को यहाँ पर डिटेल में लिखा गया, जैसे तुमको मैं डिरेक्शन पढ़ा रहा था, है ना। 3B पे काम करिए, पढ़िए इसको। जल्दी करिए। आगे बढ़े, क्या कह रहा है ये पॉइंट। 3B क्या है, मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन दैट हैज टू बी फाइल्ड रजिस्टर्ड डीलर। अपने से इसको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ रहा है, डिक्लेयर करना पड़ रहा है। कौन करेगा, रजिस्टर्ड डीलर। कब करेगा, इसके बाहर आ गए हो, पॉइंट 2B नोट, यू मस्ट फाइल अ सेपरेट जीएसटीआर बी फॉर ईच जीएसटीएन यू हैव, है ना। कब करोगे, कब करेंगे, बताइए भाई साहब, जब आप फाइल करो ये सब, ठीक है ना। आपको इसके लिए क्या फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर 3B फॉर ईच जीएसटीएन यू हैव, जितने भी तुम्हारे पास जीएसटीएन हो, इन हो, जीएसटीएन का मतलब आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ जीएसटीआर 3B मस्ट बी पेड बाय द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 3B फॉर दैट मंथ। क्या करना पड़ेगा, टैक्स लाइबिलिटी जो 3B की है उसको पेड करना पड़ेगा, कब, जिस मंथ में आपका वो रिटर्न फिल किया गया होगा, ठीक है। और तीसरी बात क्या, जीएसटीआर 3B कैन नॉट बी रिवाइज, ये रिवाइज नहीं होगी, मतलब इसको भरते समय आपको क्या करना है, पूरी सावधानी बरतनी है। सावधानी हटी क्या हो जाएगा, सब्जी पूरी बटी हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एवरी पर्सन हु हैज रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी मस्ट फाइल द रिटर्न जीएसटी 3B इंक्लूडिंग रिटर्न, है ना। जो पर्सन है रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी उनको फाइल करना पड़ेगा क्या, जीएसटीआर 3B इंक्लूडिंग, अगर नील रिटर्न है उनके साथ भी। हाउएवर द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड डू नॉट हैव द फाइल जीएसटीआर 3B, किनको 3B नहीं भरना है, इनपुट ISD को और कंपोजिशन डीलर,
सप्लायर जो है OIDAR के नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को, ठीक है। ये सब साइलेंट फीचर है तो हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पर रिटर्न पढ़ रहे हैं, रिटर्न की बात डिस्कस करेंगे। चलिए यहां तक कोई समझ से बताइए। अब बात होगी आपकी फर्स्ट रिटर्न की। फर्स्ट रिटर्न क्या होता है?